नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आज बात होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और ये घटना चक्र का बुक है। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सवाल। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। तो आपको इस पूरे सवाल पर आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, शंभू महाराज पर। तो दोस्तों, अगर बात करें इस सवाल का उत्तर तो सही होगा बी, रहीमुद्दीन खान जी ने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। अगर कोई ये पूछ ले कि शंभू महाराज जी किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखते थे और ये एक कथक नृत्य कलाकार थे। ठीक है, अब बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर आपके सामने दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ नृत्य के नाम है और दूसरी सूची में राज्य के नाम है, यानी कि आपको बताना कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब इसका मिलान करें अगर हम, तो भरतनाट्यम का संबंध होगा दोस्तों ए तमिलनाडु से, और कथक का संबंध होगा पॉइंट नंबर 4 उत्तर प्रदेश से। सी है कुचिपुड़ी, इसका संबंध होगा आंध्र प्रदेश से। और डी है मोहिनीअट्टम, इसका संबंध होगा दोस्तों केरल से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम में या फिर इसी यूपीपीएससी आरओ एआरओ में भी पूछा जा सकता है कि भरतनाट्यम किस स्टेट यानी किस राज्य का नृत्य है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये तमिलनाडु का नृत्य है। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इससे पूछा गया है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर। अगर बात करें इस सवाल के उत्तर के बारे में दोस्तों, तो इसमें देखिए उत्तर इसमें कोई एक नहीं हो सकता है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों। अगर बात करें इंद्राणी रहमान का, तो ये दोस्तों शास्त्रीय नृत्य का इनका जो संबंध है वो भरतनाट्यम से भी है और कुचिपुड़ी से भी है और दो और नृत्य से है, जैसे कि मोहिनीअट्टम और उड़ीसी से भी है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दो का नाम है और ये अलग अलग दिया हुआ है। तो फिलहाल अगर बात करें तो कभी भी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो किसी एक का ही ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो इसका उत्तर बी और डी दोनों होगा। ठीक है, और कभी और भी पूछा जा सकता है कि इनके बारे में कि दो नृत्य और कौन से हैं इनके जिसमें ये संबंधित हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए मोहिनीअट्टम और उड़ीसी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसका उत्तर कोई नहीं हो, इसमें कोई एक उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर दो होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया बी और डी। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ क्षेत्र के नाम है और दूसरी सूची में कलाकार के नाम है। तो आपको ये बताना है कि इस क्षेत्र से कौन सा कलाकार संबंधित था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर ख्याल, तो इसका संबंध होगा सूरज खां से। एक मिनट, इसका संबंध होगा सूरज खां से। अब पॉइंट नंबर बी है पखावज, इसका संबंध होगा पॉइंट नंबर 3 से पंडित अयोध्या प्रसाद। पॉइंट नंबर सी है वीणा वादन, इसका संबंध होगा दोस्तों सादिक अली खां से। अब बचता है लास्ट यानी कि डी तबला का संबंध होगा वीरू मिश्रा से, जो कि पॉइंट नंबर 4 है, आप सभी देख सकते हैं। यानी कि इन सब क्षेत्रों में, यानी अगर बात किया जाए कि वीणा वादन के क्षेत्र में मुख्य कलाकार कौन से हैं, तो उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए, जो कि है सादिक अली खां। उसी तरह डी का संबंध होगा 4 से, और वीणा वादन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और पखावाज का संबंध होगा पंडित अयोध्या प्रसाद से, और ए का होगा 1 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर पूछा गया नहीं, तो ऐसे सवालों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है जहाँ पर नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाए।
यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं, यानी कि इस पे 4 नाम दिए गए हैं ABCD, इनमें से कोई 3 सही होगा लेकिन एक सुमेलित नहीं होगा, यानी कि एक ऑप्शन जो है वो संबंधित नहीं है दूसरे से। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसके उत्तर के बारे में तो इसका उत्तर सही होगा डी, यानी कि अगर हम बात करें तो अमजद अली खां का संबंध जो है पखावज से नहीं होगा। और इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि पखावज वादन का संबंध किससे है, इसके पिछले सवाल में ही बात कर चुके हैं। उनका संबंध था पंडित अयोध्या प्रसाद से, लेकिन यहाँ पर नाम क्या दिया गया है इसके सामने नाम दिया गया है अमजद अली खां, जो कि ये गलत है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3 नाम ऊपर दिए गए हैं कहीं ना कहीं सही है, यानी कि अगर आने वाले किसी भी एग्जाम में या फिर इसी यूपीपीएससी आरओ एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विलायत खान का संबंध किससे, तो आपको मालूम होना चाहिए विलायत खान का संबंध सितार से है। और उसी तरह बी है, अल्लाह रखा का संबंध है तबला से, और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1975। एक मिनट रुकिए, ए यानी कि 1975 में। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। इस चीज़ पर ध्यान देना आपको। यहाँ पर 3 चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, एक है नृत्य, नाटक और संगीत के बारे में, कि विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला है संगीत अकादमी, दूसरा है ललित कला अकादमी, और पॉइंट नंबर सी है जो यहाँ पर दोस्तों वो है साहित्य अकादमी, और डी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसमें से कोई एक ही उत्तर सही होगा। तो अगर उत्तर सही के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें होगा ए, संगीत अकादमी है जिसने भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि संगीत नाटक अकादमी का गठन कब हुआ, तो फिलहाल इसके बारे में इस तरह सवाल नहीं आएगा, लेकिन जान लीजिए आप लोग कि इसका गठन जो हुआ था 31 मई 1952 में किया गया था। ठीक है, जबकि इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1953 में हुआ था। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। हर सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। इससे पूछा गया निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा ए, यानी लखनऊ में। ठीक है, आगे बात करें। अब बात करें अगले सवाल के बारे में। इसमें है कि एक सूची में कुछ संगठन के नाम है, दूसरी सूची में उसके स्थापना वर्ष है। मतलब बताना जो संगठन है दोस्तों इसका स्थापना किस वर्ष हुआ है। तो फिलहाल इसमें से हम लोग 2 से 3 चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं पिछले सवालों में, लेकिन फिर से बात करेंगे। तो अगर पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है ललित कला अकादमी, तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 1954 में, जो सामने लिखा है। संगीत नाटक अकादमी इसका होगा 1952 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो इसका दोस्तों संबंध होगा, ये सामने लिखा है 1959 में। और लास्ट में बचता है डी, संस्कृत संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, सामने लिखा हुआ है 1779 में। ठीक है, नहीं माफ करिए 1700 नहीं, 1979 में। अगला सवाल है, यहाँ पे मैं फिर से बोल दूं, ठीक है, ऐसे सामने सामने रहेगा 1954, 1952, 1959, 1979। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। यहाँ पर 4 नाम दिए हैं आप सभी के सामने। सही तो होगा वी, बीड़ा। काफी आसान सवाल था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटावा को। ठीक है, ध्यान देना, इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। इस चीज के बारे में ध्यान देना। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल के बारे में। तो इसमें कहा जा रहा है कि मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो दोस्तों बात करें इसके बारे में तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि लोहो। लोहो जो है मेघालय का लोक नृत्य है। लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि नाटी किस राज्य का मतलब लोक नृत्य है, तो आपको मालूम होना चाहिए यह है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और बंबो नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए था मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जो कभी भी पूछा जा सकता है सवालों में। अगला सवाल है कि अपारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल है वांगल उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय में। तो वांगल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय राज्य में। और अभी मैंने मेघालय से संबंधित एक सवाल और बताया आपको, एक सवाल का उत्तर बताया है, लोहो लोक नृत्य भी मेघालय से संबंधित है। तो आपको मेघालय से संबंधित दो चीजें मालूम हो चुका है, एक उसका लोक नृत्य जो कि नाम है लोहो, और एक वांगल उत्सव भी मेघालय से संबंधित है। ठीक है। और अगर कभी ये भी पूछ लिया जाए कि इसमें मेघालय में कौन सी ऐसी जनजाति है जो इस त्योहार को मनाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए गारो जनजाति। ठीक है। और इसमें सूर्य देवता को या इस उत्सव में सूर्य देवता की प्रार्थना की जाती है। आगे बात करें अगले सवाल पर, इसमें है कि महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? सही उत्तर होगा दोस्तों 12 वर्ष। अगला सवाल है, इसमें थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। यहां पर आपके सामने दो पॉइंट दिया गया है, एक में है, एक है पॉइंट नंबर 1, इसमें कुछ बात कहा गया है, और दूसरा पॉइंट है वो है बी, उसमें कुछ कारण दिया गया है। यानी कि जो पॉइंट नंबर 1 है उसका कारण बी है। आपको ये बताना है कि क्या पॉइंट नंबर ए का जो कारण बी में दिया गया कि वो सही है या फिर नहीं, या फिर सिर्फ पॉइंट नंबर ए ही सही है। फिलहाल हम ए में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए में बात किया जा रहा है शिक्षा एवं संस्कृत के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी कि सीसीआरटी की स्थापना वर्ष 1779 में की गई। ये पहला पॉइंट नंबर ए है। अब इसका कारण दिया गया है, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 2 में है यानी कि बी में है कि सीसीआरटी का उद्देश्य जो है शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना है। फिलहाल इसके उत्तर के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोनों कथन ए और आर सत्य है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि अगर हम बात करें पॉइंट नंबर बी वाला यानी कि आर कह सकते हो रीजन या फिर कारण, तो ये सही बताता है पॉइंट नंबर ए के बारे में। यानी कि अगर बात करें तो सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृत से जोड़ना था, यह बात सत्य है। आगे बात करें अगले सवाल पर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि चैत्र को भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से प्रथम महीना माना जाता है। ठीक है। और अंतिम महीना अगर पूछ ले कि किसको माना जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए फाल्गुन को। ठीक है। अगला सवाल है इसमें, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये दोस्तों। अगर बात करें इस सवाल के उत्तर के बारे में तो फिलहाल इसका उत्तर अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन ही सही है, लेकिन आयोग ने यानी कि यूपीपीएससी ने इसका सही उत्तर माना है केरल को। लेकिन कहीं ना कहीं चारों राज्यों में इससे संबंधित है, यानी कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर फिलहाल चारों होना चाहिए था, यानी चारों पॉइंट सही है। लेकिन फिलहाल देखिए कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहां पर आपको उत्तर आप कुछ भी लगा दें, वहां पर एक दो सवाल आयोग के द्वारा ही सही किया जाता है। तो इसमें फिलहाल आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आने वाले एग्जाम में या फिर इसी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि क्या केरल या कर्नाटक या फिर तेलंगाना या तमिलनाडु, इन चारों में से कोई एक नाम अगर आप लोग देखिएगा तो उत्तर लगा दीजिएगा। फिलहाल अगर हम बात करें अगर इसी सवाल पे, तो ध्यान से सुनना। इसमें कहा जा रहा है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी तथा अगले 3 दिन देवी सरस्वती एवं अंतिम 3 दिन देवी शक्ति यानी कि दुर्गा की पूजा की जाती है। केरल और तेलंगाना एवं कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि केरल और तेलंगाना और कर्नाटक में नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है उसमें सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, जबकि तमिलनाडु में 3 दिन बाद जो है देवी सरस्वती जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो फिलहाल इसका उत्तर तो सही होना चाहिए था, चारों पॉइंट सही है और चारों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका सही उत्तर माना था ए। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपना उत्तर देना रहेगा। आयोग के द्वारा ये देखा जाएगा कि वो ए मानता है कि बी मानता है कि डी मानता है कि सी मानता है। तो हर एग्जाम में ऐसे ही होता है, एक दो सवाल ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम बात करें अगले सवाल के बारे में तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि राजनीति। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी भी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, जरूर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उससे संबंधित वीडियोस आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।